उनकी बेटी बेरहमी से अपनी मां की गर्दन को मजबूती से जकड़कर इसे दीवार की तरफ धकेल देती है, यहाँ तक कि इसका दम घुटने लगता है। एक निहायत तारीक और सफाक कुव्वत हर गुजरते लम्हे के साथ फिजा को मजीद घना और सांस लेना दुश्वार कर देती है। इसके वालिदैन लबों ही लबों में कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। सब कुछ इतना अचानक और तेज रफ्तारी से हो रहा होता है कि वो पढ़ते ही रहते हैं, यहाँ तक कि हर शय आहिस्ता आहिस्ता थम जाती है। आर्या दर्द से चीख उठती है, एक वहशियाना चीख, मगर उसकी आवाज़ कुछ और ही होती है, ऐसी जो किसी बच्चे की आवाज़ हो ही नहीं सकती। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़ती है, इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। इस अनजान वाक़ये के बाद छा जाने वाली खामोशी निहायत हौलनाक होती है। वाक़ये के फ़ौरन बाद वो एक ऐसे माहिर अरवा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं जो उनकी मदद कर सके। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उनका जाना पहचाना शख्स होता है, मगर बदकिस्मती से वो किसी और केस में मसरूफ़ होता है और इसलिए आ नहीं पाता। वो कहीं बहुत दूर होता है। जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं वो शहर से खासा बाहर वाक़ है। वो इस जगह नए हैं और किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते जो उसकी जगह आ सके, इसलिए वो खुद ही कुछ हिफाजती अमलियात करते हुए इंतज़ार करने का फ़ैसला करते हैं ताकि महफूज रह सके। तब तक आर्या के वालिदैन अपनी बेटी को अपने कमरे में ले आते हैं। रात बहुत तवील और बेचैन गुजरती है। कुछ भी ज्यादा देर तक पुरसुकून नहीं रहता और ये नामालूम साया आर्या की माँ की नींद पर यलगार कर जाता है। वो अपनी नन्ही बच्ची को देखती है। तुम्हारी चीखें मेरी अबदी नींद की खामोशी खत्म कर देंगी। वो घबरा कर हड़बड़ा कर जाग उठती है, बेहद खौफजदा सांस संभालने की कोशिश करती हुई। फौरन अपने शौहर को जगाती है, पूरी तरह मुस्तरिब, और इसे अपना डरावना ख्वाब बताती है। वो इस बात से खौफजदा होती है कि कहीं उनकी बेटी जिंदा ना रह सके। वो इसे समझाता है कि बाहर मिट्टी खोद कर घर घर खेलने जैसी बेटी की अजीब हरकत देखकर उसका ज़हनी दबाव बढ़ गया था, इसी वजह से इसने ऐसा ख्वाब देखा। मगर वो अब भी कांपते हुए कहती है, ये महज ख्वाब नहीं था, ये किसी दबाव का हिस्सा नहीं है, ये एक इंतबा था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमारी बेटी को जिंदा दफन किया गया था और मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि इसकी चीखें उनकी अबदी नींद की खामोशी तोड़ देंगी। और वहां बच्चों की आवाजें थीं और न जाने क्या किया। इसका शौहर कहता है, मुझे मालूम है कि यह हमारी बेटी के पीछे है, मगर अगर हम खुद को पुरसुकून ना रखें तो इस सूरत-ए-हाल को कौन संभालेगा? हमें खुद को संभालना ही होगा। जो भी ये नामालूम हस्ती है, ये हमारे ज़हनों से खेलना पसंद करती है, ये हमारे खौफ से ताकत हासिल करती है। उनके बिछाए हुए जाल में मत फंसो। मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ, वो कहता है। वो जवाब देती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। रात अपने शिकार पर नजर रखती है, यहाँ तक कि सुबह आ जाए। जब वो रात की खामोश बावर्ची खाने में खड़ा होता है तो लैंप चपकने लगता है, तेज से तेज तर। मगर वो खुद को पुरसुकून रखता है और अपना काम करता रहता है। फिर अचानक वो मुकम्मल तौर पर बुझ जाता है। वो बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा बंद हो जाता है और अब वो खुद निशाना बन चुका होता है। इसके बावजूद वो खुद को काबू में रखने की कोशिश करता है, हालांकि फरार बहुत दूर दिखाई देता है। तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। मेरे जहन से खेलना बंद करो, वो कहता है। इसी लम्हे इसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास किसी अनजानी कुव्वत के साथ खींचकर जमीन पर दे मारा जाता है और रेजा रेजा हो जाता है। एक ऐसी खामोशी जो जरा भी मुतज़लज़ल नहीं होती हर तरफ फैल जाती है और वो सख्ता ज़दा खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है, इसे खोलता है और फिर बाहर निकल जाता है। मगर जैसे ही वो समझता है कि वो बाहर आ चुका है, इसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है जो इसे पुकार रही होती है।
उसके साथ जो कुछ पहले हो चुका होता है, इसके बाद वो इसी ख्याल से इस आवाज के पीछे चल पड़ता है कि कहीं कुछ ना हो जाए। वो इसके सामने साकित खड़ी होती है। क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी कहाँ हैं? वो पूछता है। मगर वो मुड़ती है और राहदारी के तारीक साए में गुम हो जाती है। वो वापस कमरे की तरफ जाने का फैसला करता है, मगर जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगता है, दरवाजे की घंटी बज उठती है। वो बीच में रुक जाता है और ये सोचते हुए नीचे वापस आता है कि इस वक्त आखिर कौन हो सकता है। वो जोर से पूछता है, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ उसकी अपनी आवाज की बाज़गश्त इसे लौटती है। वो दोबारा ऊपर जाने लगता है, मगर दरवाजे की घंटी फिर बज उठती है। इस बार वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, मगर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। वो गुस्से में आकर दरवाजा खोलते हुए कहता है, कौन है? मगर वहां कोई नहीं होता। एक भारी दबाव इस पर तारी हो जाता है, गोया वहां कुछ मौजूद है जो देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी लम्हे इसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि इसकी बीवी और बेटी कमरे में अकेली है। वो जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ता है, मगर अचानक एक आवाज़ इसके कानों तक पहुंचती है, एक ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल इसकी बेटी जैसी होती है। वो आवाज़ किसी अजीब कशिश से भरी होती है, ऐसी कि वो खुद को इसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता है और लाशऊरी तौर पर इसका पीछा करने लगता है। चलते हुए वो इसी खोखली आंखों वाली चीनी मिट्टी की गुड़िया को देखता है जो बीचों बीच रखी होती है। एक सिया साया पिल भर में इस पर से गुजर जाता है। इसी लम्हे वो इसे गुड़िया को बाहर फेंक देने का मौका समझता है, मगर जैसे ही वो इसे हाथ में लेता है, इसे पीछे से एक भारी दबाव महसूस होता है, जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसकी सांस लरजने लगती है। वो पीछे मोड़कर देखने की कोशिश करता है, मगर वहां कोई नहीं है। फिर भी वो बेचैनी एक बोझ की तरह इस पर तारी रहती है। जब वो गुड़िया को अपने हाथों में पकड़े होता है तो इसे इसमें हरकत महसूस होती है। जब वो देखता है तो पाता है कि गुड़िया का सर खुद ब खुद गर्दिश कर रहा है और इसे देख रहा है। ये मंजर इसे सकता ज़दा कर देता है। जो पुरसुकून रहने का हौसला इसने जमा किया था वो खत्म हो जाता है और वो शदीद खौफ में मुब्तला हो जाता है, फिर भी एक कदम भी नहीं बढ़ा पाता, गोया जमीन खुद इसे दबाए हुए हो। आखिरकार वो गुड़िया को जमीन पर फेंक देता है, मगर इसी लम्हे लंबे गहरे काले बाल उसके इर्द गिर्द लिपट जाते हैं और इसे जमीन पर धकेल कर गला दबाते हैं। एक खौफनाक सर जो औरत जैसा लगता है इसके चेहरे के सामने जोर जोर से चीखता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो छोड़ो। वो सकता ज़दा जाग उठता है, सांस फूले हुए, जिस्म शदीद कांप रहा होता है। हकीकत और ख्वाब के दरमियान फर्क समझने की कोशिश कर रहा होता है, बेहद खोया और बेजुबान। जब वो अपनी तरफ देखता है तो पाता है कि इसकी बेटी जाग रही है और इसे देख रही है। मेरी बेटी जाग गई, तुम कैसा महसूस कर रही हो? वो पूछता है। वो मुसलसल देखती रहती है। फिर वो इसके हाथ में गुड़िया देखता है और हिचकिचाते हुए पूछता है, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ मिली? मैंने इसे नहीं पाया, इसने मुझे पाया। ये अकेले सोते हुए तन्हा थी, अब सो रहे थी इसलिए अपने महसूस नहीं किया, वो कहती है। वो गुड़िया को देखते हुए मुस्कराती है। इसकी मुस्कुराहट में एक देरपा सनसनी और खौफ की झलक छपी होती है। वो अब भी जो कुछ इसने देखा उसके सदमे में है। दरे असना बावर्ची खाने में आर्या की माँ उसके पास बैठी होती है, इसे बातें कर रही होती है, नाश्ता पेश कर रही होती है और कुछ इशारे तलाश करने की कोशिश कर रही होती है, मगर आर्या खामोश रहती है और अपने ही दुनिया में खोई होती है। जब इसकी माँ उसके गाल को सहलाती है, वो पीछे हिट जाती है और नाराज लहजे में कहती है, मुझे मत छेड़ो, अब मेरी दोस्त छूटी आर्या से मोहब्बत नहीं करती, इससे भी मोहब्बत करो। इसकी माँ चौंक जाती है, डर जाती है। वो लरसते हाथ से गुड़िया की तरफ बढ़ती है, इसे थोड़ा सा सहलाती है और अपनी छोटी बेटी की तरफ देखती है। आर्या मुस्कराती है,
फिर अचानक वो गुड़िया पकड़ने को कहती है और इसे अपनी माँ की तरफ ले जाती है, मगर उसकी माँ इसे रोककर दूर रखने को कहती है। इसे इसमें नुहुसत महसूस होती है। जब वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है, इसका शौहर बावर्ची खाने में अपनी बीवी को किसी बच्चे से बात करते सुनता है। तजस्सुस के मारे वो अपनी बेटी को लेकर वहां जाता है ताकि देखे। जो मंजर उसके सामने होता है वो इसे बेजुबान कर देता है। जब वो कमरे से बाहर कदम रखता है, वो देखता है कि इसकी बीवी एक लड़की से बात कर रही है जो बिल्कुल आर्या की तरह लगती है। वो अंदर चलकर पूछता है, क्या हो रहा है? इसकी बीवी बोल नहीं पा रही, गोया इसे गला दबा दिया गया हो, गोया इसके गिले में कुछ है जो उसकी आवाज छीन रहा हो। वो हिचकिचाते हुए अपनी तरफ देखती है और जो लड़की आर्या लग रही थी अब इसके सामने एक कुर्रीकुल्ली गहरी काले रंग की खोखली आंखों वाली गुड़िया बन चुकी होती है। इसका शौहर खड़ा रह जाता है जमूद में। वो अपनी तरफ देखता है और वही मंजर, वही गुड़िया इसके पास भी खड़ी होती है। और एक ऐसी तेज सोच उनके जहनों में घूमती है जो धुंधला सी हो जाती है। हमारी आर्या कहाँ है? और ये कौन है?